डियर स्टूडेंट्स, फ्यूचर में अगर आप अपने आप को न्यूरो साइंस की फील्ड में आगे बढ़ते हुए देखने का सपना रखते हैं बच्चों, तो उसी के लिए एक मजबूत नींव रखते हुए आज हम आपकी 11th क्लास की ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक बेहद दिलचस्प टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जिसका हेडिंग है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, या फिर इसको हम एक और नाम से बुलाएंगे, दैट इज नर्वस सिस्टम या फिर न्यूरल सिस्टम। पर इस टॉपिक को हम शुरू करें उससे पहले एक चीज को समझ लेना बहुत जरूरी बच्चों, नीट के एग्जाम में अच्छी रैंक लाने के लिए यह जरूरी नहीं होता है कि आप ज्यादा पढ़ें, जरूरी यह होता है कि आप जितना भी पढ़ें, आप जितने भी पोर्शन को कवर करें, उसे आप समझ कर पढ़ें, उसे आप बहुत अच्छे से तैयार करें। तो एक चीज आपको मैं पहले बता दूं, मैं आपको पढ़ाऊंगा ज्यादा नहीं, मैं आपको समझाऊंगा ज्यादा। और आपको एक और चीज का यकीन रखना होगा बच्चों, इस टॉपिक को या फिर आने वाले और भी टॉपिक्स को हम आपकी एनसीईआरटी और आपके मॉड्यूल से लाइन बाय लाइन कवर करेंगे। जब नाम आया है एनसीईआरटी और मॉड्यूल, तो इतना और सुन लें बच्चों, ये टॉपिक आपके बायोलॉजी के मॉड्यूल नंबर 8 पर दिया हुआ है, साथ ही साथ ये आपके 11th क्लास की बायोलॉजी के एनसीईआरटी पेज नंबर 315 पर दिया हुआ है। तो आइए बच्चों, इस टॉपिक को शुरू करते हैं। आप मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे, मैं आपको सीधे ले चलता हूं एनसीईआरटी पेज नंबर 315। फर्स्ट पैराग्राफ, शुरुआत के 2 स्टेटमेंट। आइए शुरू करते हैं बच्चों, एनसीईआरटी लिखती है, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको पढ़कर बता रहा हूं, आप ध्यान सुने। एनसीईआरटी लिखती है, एज यू नो द फंक्शंस ऑफ द ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स इन आवर बॉडी मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। आइए बच्चों, इसको हम आम भाषा में समझते हैं। एनसीईआरटी लिखती है, हम चाहते हैं हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन्स या फिर ऑर्गन सिस्टम्स कोऑर्डिनेशन में काम करें, ताकि हम क्या मेंटेन कर सकें बच्चों, होम्योस्टेसिस। अब देखिए, इस स्टेटमेंट के साथ आपके सामने 2 नए टर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो फर्स्ट वन इज कोऑर्डिनेशन एंड द सेकंड वन इज होम्योस्टेसिस। आइए बच्चों, इन दोनों टर्म्स को हम वन बाय वन समझते हैं। मैं आपको पहले बता दूं, सबसे पहले हमने शुरुआत की बच्चों एनसीईआरटी पेज नंबर 315, फर्स्ट पैराग्राफ की शुरुआत के 2-3 स्टेटमेंट्स हम यहां पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए बच्चों, 2 टर्म्स को हमें यहां पर समझना है, एक है कोऑर्डिनेशन और एक है होम्योस्टेसिस। पहले हम होम्योस्टेसिस की बात करते हैं, ध्यान सुनेंगे बच्चों। द टर्म होम्योस्टेसिस वाज ओरिजिनली इंट्रोड्यूस्ड बाय वॉल्टर कैनन। ये तो बात हुई याद रखने की, अब समझने की बात करते हैं, ध्यान सुनेंगे बच्चों। होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन होती है, इट इज द एबिलिटी और द स्टेट ऑफ मेंटेनिंग ए कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट इन द बॉडी। आइए आम भाषा में समझते हैं बच्चों। होम्योस्टेसिस टर्म का मतलब यह होता है, हमें अपने शरीर के अंदरूनी वातावरण को हर महीने में कांस्टेंट बनाकर रखना होता है, यानी कि बॉडी की एबिलिटी टू मेंटेन ए कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट इन द बॉडी इज नोन एज होम्योस्टेसिस। और इसको समझने के लिए कई सारे एग्जांपल्स हम कंसीडर कर सकते हैं, जैसे कि हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 37 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास कांस्टेंट बना रहना चाहिए। सिमिलरली हम चाहते हैं कि हमारी जो हार्ट बीट रेट है, इट शुड बी अप्रोक्सीमेटली 72 हार्ट बीट्स पर मिनट। सिमिलरली हम चाहेंगे कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है बच्चों, वो सिस्टोलिक 120 एंड डायस्टोलिक 80 mm ऑफ Hg के आसपास कांस्टेंट बना रहना चाहिए। सिमिलरली हम अपनी ब्रीदिंग रेट को भी कांस्टेंट बनाकर रखना चाहते हैं, अप्रोक्सीमेटली 12 to 16 ब्रीथ्स पर मिनट। तो बस इतना याद रखेंगे, हर महीने में बॉडी के अंदरूनी वातावरण को कांस्टेंट बनाकर रखने की जो स्टेट होती है, जो एबिलिटी होती है, उसे नाम दिया जाता है होम्योस्टेसिस। अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कवर करते हैं, ध्यान सुने बच्चों। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट बना रहे, यानी अगर आप होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना चाहते हैं, तो जरूरी है कि बॉडी के सभी ऑर्गन्स या फिर ऑर्गन सिस्टम कोऑर्डिनेशन में काम करें। अब देखिए बच्चों, हम सेकेंड टर्म की तरफ बढ़ रहे हैं, दैट इज कोऑर्डिनेशन। वैसे कोऑर्डिनेशन टर्म का आम भाषा में मतलब यह होता है, मिलजुल कर काम करना, साथ में काम करना, एक सिंक्रोनाइज्ड फैशन में काम करना। यहां पर बच्चों, अभी जो मैंने टर्म इंट्रोड्यूस किया है सिंक्रोनाइज्ड फैशन, ये एनसीईआरटी के ही पैराग्राफ का है। अब मैं आपको कोऑर्डिनेशन की पहले अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी डेफिनेशन पढ़कर बता रहा हूं, ध्यान सुनो बच्चों। एनसीईआरटी लिखती है, कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच 2 or more organs interact and complement the functions of one another। मैं फिर से दोहरा रहा हूं बच्चों, हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, हमें जो पढ़ना है उसे समझ समझ कर पढ़ना है। अब आप ध्यान सुने बच्चों, कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर आप देखते हैं, तो उसमें 2 टर्म्स होते हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। एक होता है इंटरैक्ट और एक होता है कॉम्प्लीमेंट। इंटरैक्ट का मतलब होता है मुलाकात करना, और कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है एक दूसरे की कमी को पूरा करना।
यानी कि बॉडी के सभी ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स जब एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हो, एक दूसरे के फंक्शंस को कॉम्प्लीमेंट करते हो, देन सच प्रोसेस इज टर्म्ड एज कोऑर्डिनेशन। अब देखिए बच्चों, इस कोऑर्डिनेशन टर्म को समझने के लिए मैं आपको एनसीईआरटी का ही एग्जांपल समझाने जा रहा हूं। आप ध्यान सुने बच्चों, एनसीईआरटी ने एग्जांपल लिखा है फिजिकल एक्सरसाइज का। मान लेते हैं बच्चों कि आप साइकिलिंग कर रहे हैं। आप जानते हैं साइकिलिंग इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। अब देखिए क्या होगा जब आप साइकिलिंग कर रहे होंगे। हमने अभी तक स्लाइड को चेंज नहीं किया है, हम समझने पर ज्यादा ध्यान देंगे, आप मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे बच्चों। ध्यान सुने, जब आप साइकिलिंग कर रहे होंगे तो जाहिर सी बात है जो आपके लेग्स की जो मसल्स हैं, जो लेग्स के टिश्यूज हैं, उनकी जो एनर्जी डिमांड होगी बच्चों वो निरंतर बढ़ेगी। एनसीईआरटी ने लिखा है जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी टिश्यूज की एनर्जी डिमांड बढ़ जाया करती है। यानी कि जब आप साइकिलिंग कर रहे होंगे, आपके जो लेग्स की मसल हैं, जो लेग्स के टिश्यूज हैं, उनकी एनर्जी डिमांड बढ़ेगी। एनर्जी डिमांड बढ़ेगी यानी उनकी ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी। जाहिर सी बात है बच्चों, आप एनर्जी और ऑक्सीजन को डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेटाबॉलिज्म। आपने सुना भी होगा ग्लूकोज के ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म की रिएक्शन होती है C6H12O6 प्लस O2, यानी ऑक्सीजन गिव्स CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। तो बस इतना याद रखें बच्चों, जब आप फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल साइकिलिंग, तो उस समय आपकी जो लेग्स की मसल्स हैं उनकी एनर्जी डिमांड बढ़ेगी, यानी उनकी ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी। अब सोचिए, अगर आप अपनी लेग्स की एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो आपको अपने लेग्स की मसल्स तक ऑक्सीजन को जल्दी जल्दी पहुंचाना होगा और ज्यादा पहुंचाना होगा। और इसके लिए आप देखेंगे बच्चों कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे। आइए समझते हैं कैसे। सबसे पहले आपका टारगेट होगा ऑक्सीजन से भरपूर हवा को बॉडी के अंदर लेकर आना। तो उसके लिए आप क्या करेंगे बच्चों, इंस्पायरेशन या फिर इनहेलेशन। ये कौन करवा रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। और देखिए बच्चों, इस एक्ट की वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन से भरपूर हवा आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से होते हुए फाइनली कहां पहुंचेगी, आपके लंग्स में, या फिर मुझे कहना चाहिए वो पहुंचेगी आपके एल्वियोलाई में, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑफ लंग्स। अब देखिए बच्चों, ऑक्सीजन से भरपूर हवा वो आपकी एल्वियोलाई में रखी हुई है, लेकिन साइकिलिंग के दौरान आप जानते हैं हमें उस ऑक्सीजन को हमारे लेग्स की मसल्स तक पहुंचाना है। तो आप खुद सोचकर बताइए, क्या ये पहुंचाने वाला काम खुद एल्वियोलाई करेंगी? नहीं। आप जानते हैं ये काम कौन करेगा, ब्लड। तो देखिए सेकंड स्टेप क्या होगा, एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन को डिफ्यूज कर कर ऑक्सीजन कहां पहुंच जाएगी, ब्लड के अंदर। और आप ये भी जानते हैं बच्चों, हमारे अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है, यानी ब्लड क्लोज्ड ब्लड वेसल्स में फ्लो करेगा। और आप ये भी जानते हैं ब्लड को स्पीड से फ्लो करवाने के लिए हमारे हार्ट की जो पंपिंग एक्टिविटी है वो भी बढ़ जाया करती है। मैंने यहां पर सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन किया है। एनसीईआरटी ने अपने इस पैराग्राफ में तीनों का जिक्र किया है बच्चों, दैट इज ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। तो बस इतना याद रखेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम की मदद से ऑक्सीजन से भरपूर हवा कहां पहुंचेगी, हमारे लंग्स में। फिर वो ऑक्सीजन जो है लंग्स से डिफ्यूज होकर कहां चली जाएगी, ब्लड में। और फिर ब्लड जो होगा उसको हमारे लेग्स की मसल या फिर लेग्स के टिश्यूज तक पहुंचाने का काम करेगा। तो आपने देखा बच्चों कि फिजिकल एक्सरसाइज के दौरान अगर आप अपने लेग्स के मसल्स की एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखना चाहते थे, लेग्स के टिश्यूज में होम्योस्टेसिस मेंटेन करना चाहते थे, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम कोऑर्डिनेशन में फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। आप जानते हैं बच्चों, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट आर द पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर इस एग्जांपल से आपको समझ में आया हो, आपने देखा होगा बच्चों, रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम आपस में इंटरैक्ट करते हैं, मुलाकात करते हैं एट द एल्वियोलर लेवल। आप जानते हैं ऑक्सीजन लंग्स से डिफ्यूज होकर ब्लड में जा रही है, यानी कि रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम इंटरैक्ट करते हैं, मुलाकात करते हैं और एक दूसरे की कमी को पूरा करते हैं, यानी कि कॉम्प्लीमेंट करते हैं। आप जानते हैं बच्चों, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑक्सीजन को ला सकता है, पहुंचा नहीं सकता। सर्कुलेटरी सिस्टम ऑक्सीजन को पहुंचा सकता है, ला नहीं सकता। तो आपको एग्जांपल समझ में आ रहा होगा कि अगर आपको फिजिकल एक्सरसाइज के दौरान अगर आपको अपनी लेग्स की मसल्स में या फिर किसी और भी मसल्स में, किसी और भी टिश्यू में होम्योस्टेसिस मेंटेन करना है, तो बॉडी के सभी ऑर्गन्स या फिर ऑर्गन सिस्टम आपस में मुलाकात करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे की कमी को पूरा करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं, यानी कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, ताकि हम क्या मेंटेन कर सकें बच्चों, होम्योस्टेसिस। तो आइए मैं आपको फिर से एनसीईआरटी पेज नंबर 315 फर्स्ट पैराग्राफ शुरुआत के 2 स्टेटमेंट वापस से बता रहा हूं, ध्यान सुने बच्चों।
और कोशिश करें आपको इसी लेक्चर के दौरान चीजें याद हो जाएं। तो इतना याद रखेंगे, हम चाहते हैं हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन्स या फिर ऑर्गन सिस्टम कोऑर्डिनेशन में काम करें, आपस में मुलाकात करें, एक दूसरे की कमी को पूरा करें, ताकि हम क्या मेंटेन कर सकें, होम्योस्टेसिस। अब देखिए बच्चों, ये जो हमने एग्जांपल समझा, सेम टू सेम हम अपनी फैमिली पर भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हमारे घर में बहुत सारे मेंबर्स हैं, जैसे कि पापा हैं, मम्मा है, बड़ी दीदी हो सकती हैं, छोटी बहन हो सकती है, भैया हो सकते हैं, छोटा भाई हो सकता है। अब आप सोच कर बताइए बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर का वातावरण कांस्टेंट रहे, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट होम्योस्टेसिस मेंटेन हो, तो उसके लिए जरूरी है कि घर के सभी लोगों को आपस में मिलजुल कर काम करना होगा, कोऑर्डिनेशन में काम करना होगा, सिंक्रोनाइज्ड फैशन में काम करना होगा। अब हमने ये देखा बच्चों, हम चाहते हैं कि हमारे घर के सभी लोग कोऑर्डिनेशन में काम करें, ताकि हम क्या मेंटेन कर सकें, होम्योस्टेसिस। लेकिन घर के सभी लोगों से कोऑर्डिनेशन में काम करवाने के लिए, यानी घर के सभी लोगों को कंट्रोल करने का काम घर में दो लोग करते हैं मेनली। एक तो हैं हमारे पापा और दूसरे हैं हमारी मम्मा। बच्चों सिमिलरली उसी तरह से हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन्स या फिर ऑर्गन सिस्टम्स की एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए, उनको कमांड देने के लिए हमारी बॉडी में दो सिस्टम्स का हम इन्वॉल्वमेंट देखते हैं। द फर्स्ट वन इज न्यूरल सिस्टम एंड द सेकंड वन इज एंडोक्राइन सिस्टम। आप इतना मान सकते हैं, ये हमारे शरीर के पापा हैं और ये हमारी शरीर की मम्मा है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान सुने बच्चों। हम चाहते हैं हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन्स या फिर ऑर्गन सिस्टम कोऑर्डिनेशन में काम करें, मिलजुल कर काम करें, सिंक्रोनाइज्ड फैशन में काम करें, ताकि हम क्या मेंटेन कर सकें बच्चों, होम्योस्टेसिस। और बॉडी के सभी ऑर्गन सिस्टम से कोऑर्डिनेशन में काम करवाने के लिए हमारे पास दो सिस्टम है, एक तो है नर्वस सिस्टम एंड द सेकंड वन इज एंडोक्राइन सिस्टम। अब हमें यह देखना है बच्चों कि आखिर नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम बॉडी के किसी भी ऑर्गन को किस तरह से कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल ये दोनों करेंगे, पर इनके कंट्रोल करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज डिफरेंसेस बिटवीन न्यूरल एंड एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन। मैं आपको फिर से बता दूं बच्चों, अभी हम आपके एनसीईआरटी पेज नंबर 315 को ही डिस्कस कर रहे हैं। मुझे पढ़ाना ज्यादा नहीं है, मुझे समझाना ज्यादा है। आप मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे। आइए शुरू करते हैं, ध्यान सुने बच्चों। नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम बॉडी के सभी ऑर्गन सिस्टम्स को कंट्रोल करते हैं, ताकि हम क्या मेंटेन कर सकें, होम्योस्टेसिस। आपको एक चीज पहले बता दूं बच्चों, जिस समय जिस ऑर्गन को कंट्रोल किया जा रहा होता है उसे हम नाम देते हैं टारगेट ऑर्गन। अब समझते हैं नर्वस और एंडोक्राइन किस तरह से काम करते हैं वन बाय वन। पहले हम बात करते हैं रिगार्डिंग नर्वस सिस्टम। सुनिए बच्चों, नर्वस सिस्टम के फंक्शंस को याद करने के लिए आप बस इतना याद रखेंगे, नर्वस सिस्टम बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी के पैटर्न पर काम करता है। आइए मैं आपको फिर से इसको सिंप्लीफाइड वे में समझाता हूं, ध्यान सुनिए बच्चों। मान लेते हैं कि यहां पर एक स्विच लगा हुआ है जो मेरे हाथ में है, और मान लेते हैं बच्चों दूर कहीं दीवार पर एक पंखा लगा हुआ है, फैन लगा हुआ है। आप जानते हैं बच्चों, द स्विच विल कंट्रोल द मूवमेंट्स ऑफ द फैन। लेकिन यह स्विच फैन के मूवमेंट को तब कंट्रोल कर पाएगा जब स्विच के मैसेज को फैन तक पहुंचाया जाएगा। और आप जानते हैं इसके लिए स्विच और फैन के बीच में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बना के काम करता है इलेक्ट्रिकल वायर। आप जानते हैं बच्चों, जो वायर होगा वो स्विच और फैन के बीच में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बनाएगा। फिर जैसे ही आप स्विच को ऑन करेंगे, जो इलेक्ट्रिकल करंट होगी वो वायर से होते हुए कहां पहुंचेगी, हमारे फैन तक, और फिर फैन के मूवमेंट को रेगुलेट किया जाएगा। तो बस इतना याद रखेंगे, नर्वस सिस्टम एग्जैक्टली इसी पैटर्न पर काम करता है। मैं आपको समझाता हूं कैसे, ध्यान सुने बच्चों। आपने नाम तो सुना ही होगा न्यूरॉन। थोड़ी देर बाद हम पढ़ेंगे बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यूरॉन। आपने सुना भी होगा, न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑफ नर्वस सिस्टम। कुछ बेसिक आइडिया आपको होगा बच्चों। न्यूरॉन में हम 3 स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, सेल बॉडी, और सेल बॉडी से निकलने वाले 2 प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे, डेंड्राइट्स और एक्सॉन। थोड़ा ध्यान सुनिए बच्चों, आपने सुना होगा एक्सॉन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ ए न्यूरॉन। बच्चों एक्सॉन को ही नर्व फाइबर भी कहा जाता है। तो जिस तरह से स्विच फैन को कंट्रोल करने के लिए वायर की मदद से पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बनाता है, सिमिलरली नर्वस सिस्टम न्यूरॉन की मदद से, और न्यूरॉन में भी एक्सॉन कह दो या फिर नर्व फाइबर की मदद से अपने टारगेट के साथ क्या बनाता है बच्चों, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। तो बस इतना याद रखेंगे, नर्वस सिस्टम न्यूरॉन के एक्सॉन की मदद से टारगेट के साथ क्या बनाता है बच्चों, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। अब देखिए,
जिस तरह से वायर में हम इलेक्ट्रिकल करंट की बात करते हैं बच्चों, सिमिलरली न्यूरॉन में हम बात करते हैं नर्व इंपल्स के बारे में। क्या होगा ये हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, बस इतना याद रखें। एक्सॉन से होते हुए ये नर्व इंपल्स टारगेट ऑर्गन तक पहुंचेगी और उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करती है। अब बस इतना याद रखेंगे, नर्वस सिस्टम न्यूरॉन की मदद से नर्व इंपल्स भेजकर टारगेट ऑर्गन को कंट्रोल करता है। और हमने देखा बच्चों, नर्वस सिस्टम अपने टारगेट ऑर्गन के साथ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बनाता है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान सुनेंगे बच्चों। नर्वस सिस्टम को माना जाता है एक फास्ट स्पीड सर्विस। जाहिर सी बात है, जब यहां पर नर्वस सिस्टम अपने टारगेट के साथ डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बनाएगा तो यहां पर हमें जो रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा वो काफी फास्ट देखने को मिलता है। जैसे कि बच्चों, आपने यहां पर स्विच को ऑन किया, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन था विद द हेल्प ऑफ वायर, तो करंट सीधे अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंचेगी और आपको फैन में मूवमेंट होते हुए नजर आएगा। तो बस इतना याद रखेंगे, नर्वस सिस्टम न्यूरॉन की मदद से टारगेट ऑर्गन के साथ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बनाता है, नर्व इंपल्स की मदद से फास्ट कोऑर्डिनेशन करवाता है। आइए बच्चों, इसी के लिए मैं आपको एनसीईआरटी पेज नंबर 315 सेकेंड पैराग्राफ शुरुआत का फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़कर बता रहा हूं, आप ध्यान सुनेंगे। द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फॉर ए क्विक कोऑर्डिनेशन। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं एंडोक्राइन सिस्टम किस तरह से कंट्रोल करता है, आप ध्यान सुनेंगे। जाहिर सी बात है बच्चों, एंडोक्राइन सिस्टम में हम बात करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, और आपने सुना भी होगा एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड। एंडोक्राइन सिस्टम में हम उन ग्लैंड्स की बात करेंगे जिनमें डक्ट एब्सेंट होगी, और चूंकि इनके पास डक्ट नहीं होगी तो ये अपने टारगेट के साथ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन नहीं बना पाएंगी। तो डिफरेंसेस को ऑब्जर्व करें बच्चों, नर्वस सिस्टम टारगेट के साथ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बनाता है विद द हेल्प ऑफ नर्व फाइबर्स, जबकि एंडोक्राइन सिस्टम अपने टारगेट के साथ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन नहीं बनाता है। अब देखते हैं बच्चों, एंडोक्राइन सिस्टम किस तरह से कंट्रोल करता है, आप ध्यान सुनेंगे। आप जानते हैं बच्चों, एंडोक्राइन ग्लैंड से हम केमिकल्स के सिक्रेशन की बात करते हैं, दैट इज हार्मोन्स, और ये हार्मोन्स ब्लड और लिम्फ से होते हुए टारगेट ऑर्गन तक पहुंचते हैं और उनकी एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। तो इतना याद रखना है, नर्वस सिस्टम न्यूरॉन की मदद से नर्व इंपल्स भेजकर काम करता है, जबकि एंडोक्राइन सिस्टम ब्लड और लिम्फ की मदद से हार्मोन्स नाम के केमिकल भेजकर कंट्रोल करने का काम करता है। अब खास बात ये बच्चों, नर्वस सिस्टम एक फास्ट स्पीड सर्विस है, ऑन द अदर हैंड एंडोक्राइन सिस्टम एक स्लो स्पीड सर्विस है कंपेयर टू नर्वस सिस्टम। आप खुद दिमाग लगा सकते हैं बच्चों, नर्वस सिस्टम पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बनाता है तो वहां पर हमें फास्ट स्पीड देखने को मिलेगी, जबकि एंडोक्राइन सिस्टम पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन नहीं बना पाता है, तो नर्वस के कंपेरिजन में ये एक स्लो स्पीड सर्विस होती है। चलिए बच्चों, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, आपको समझा ज्यादा रहा हूं, आप मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे। हमने यहां पर लिखा है नर्वस सिस्टम की वजह से जो रेस्पॉन्स आता है बच्चों वो क्विक होता है बट शॉर्ट लिव्ड होता है। आइए इसको समझते हैं। पहली बात तो बच्चों, जो लौट कर आता है उसे रेस्पॉन्स कहा जाता है। जैसे कि मैंने आपसे एक सवाल पूछा 2+2, ये जो 2+2 है बच्चों, ये तो आपके लिए इनपुट हुआ, लेकिन जब आप रिप्लाई देंगे दैट इज 4, वो जो लौटकर मेरे पास आएगा उसे मैं रेस्पॉन्स नाम दूंगा। अब इतना याद रखें बच्चों, नर्वस सिस्टम में जो रेस्पॉन्स आता है वो बहुत ही क्विक आता है, बहुत फास्ट आता है। जैसे कि अगर मैं आपसे सवाल पूछता हूं 2+2, आप भी जानते हैं विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स आप मुझे रेस्पॉन्स देंगे दैट इज 4। आप सोचिए बच्चों, इस इतने से इवेंट में कई सारे मल्टीपल इवेंट्स हो चुके हैं। मैंने यहां से 2+2 बोल भी दिया, बहुत विचित्र फिजियोलॉजी है, मैंने यहां से 2+2 बोल भी दिया, ये इंफॉर्मेशन, ये सिग्नल इस मीडियम से होते हुए आपके कानों तक पहुंच भी गया, आपके कानों से ऑडिटरी नर्व मैसेज लेकर ब्रेन तक चली भी गई, आपके ब्रेन ने उस 2+2 की कैलकुलेशन करके आंसर 4 निकाल भी लिया। खास बात यह है, आपने वोकल कॉर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए, आपने अपने टंग का इस्तेमाल करते हुए उस 4 को यहां से बोल भी दिया। और खास बात देखिए, वो जो रिस्पॉन्स है यानी 4, वो इस मीडियम से ट्रेवल करते हुए वापस मेरे कानों तक पहुंच भी गया, मेरे कानों से ब्रेन तक पहुंच भी गया, और मुझे समझ में भी आ गया कि आपने 4 बोला है। तो आपने देखा होगा बच्चों, ये इतने सारे इवेंट्स जो हुए हैं ये एक्चुअली में विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स हो जाया करते हैं। तो बस इतना याद रखेंगे, नर्वस सिस्टम की वजह से जो रिस्पॉन्स आता है वो बहुत ही क्विक होता है, बहुत ही फास्ट होता है, पर बच्चों ये रिस्पॉन्स शॉर्ट लिव्ड होता है। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल की मदद समझा रहा हूं। जैसे कि मैंने आपसे सवाल पूछा 2+2, अब तुरंत रेस्पॉन्ड करेंगे दैट इज 4, लेकिन बच्चों अब ये 4
ना तो किसी को सुनाई दे रहा है ना ही दिखाई दे रहा है। बस इतना याद रखेंगे, नर्वस सिस्टम न्यूरॉन की मदद से नर्व इंपल्स भेजकर क्विक कोऑर्डिनेशन करवाता है। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं रिगार्डिंग एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में जो रिस्पॉन्स आता है बच्चों, वो काफी स्लो होगा और उसका इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग होता है। एक क्लासिकल एग्जांपल लेना चाहूंगा, जैसे कि हमारी बॉडी ग्रोथ के बारे में। आप जानते हैं बच्चों, हमारी बॉडी की जो ग्रोथ है वो मेनली हम बात करते हैं बोन्स की ग्रोथ से, और बोन्स की ग्रोथ के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। ये एंडोक्राइन सिस्टम में डिस्कस होगा। बस इतना याद रखें बच्चों, आप जानते हैं जब ग्रोथ हार्मोन बोन्स पर गिरा होगा, बोन्स का इलोंगेशन हुआ है, और ये इलोंगेशन होना रिस्पॉन्स है, और ये रिस्पॉन्स काफी धीरे धीरे आया है। लेकिन बच्चों, इसका जो इफेक्ट है वो काफी लॉन्ग लास्टिंग है, हमें उसका इफेक्ट लंबे समय तक देखने को मिलता है। चलिए बच्चों, लास्ट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान सुनेंगे। नर्वस सिस्टम अपने कमांड को, अपने मैसेज को एग्जैक्ट लोकेशन पर डिस्ट्रीब्यूट करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बच्चों, मैंने आपको बताया 2 + 2, आपने तुरंत जवाब दिया 4। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं मैं आपसे सवाल पूछता हूं, बच्चों आपका नाम क्या है? अब इसके जवाब देने के आपके पास दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप बोलकर दे सकते हैं, या फिर आप अपनी गर्दन को नॉड कर कर दे सकते हैं। लेकिन आप भी जानते हैं बच्चों, जब आपसे नाम पूछा गया है तो आप गर्दन हिलाकर उसका जवाब नहीं देंगे, आप गले से बोल कर देंगे। और इसमें भी हेल्प कौन करेगा? नर्वस सिस्टम। क्या होगा बच्चों, जैसे ही आपसे सवाल पूछा जाएगा, आपका नर्वस सिस्टम जो है वो आपके वोकल कॉर्ड्स को सिग्नल दे रहे मोटर न्यूरॉन को एक्टिवेट करेगा, ना कि आपकी नेक मसल्स को। तो आप जो है गले से बोलकर उसका जवाब दे पाएंगे। तो आपने देखा, नर्वस सिस्टम अपने कंट्रोलिंग कमांड्स को एग्जैक्ट लोकेशन पर डिस्ट्रीब्यूट करता है। ऑन द अदर हैंड, एंडोक्राइन सिस्टम का जो मैसेज होता है बच्चों, वो वाइड स्प्रेड फैला दिया जाता है। एक चीज को कंफर्म रखें बच्चों, एंडोक्राइन सिस्टम की वजह से जो एक्शन होगा वो होगा तो एग्जैक्ट लोकेशन पर एंडोक्राइन सिस्टम का जो मैसेज है, यानी जो हार्मोन है, वो वाइड स्प्रेड फैल जाया करता है थ्रू द ब्लड एंड लिम्फ। आइए बच्चों, एनसीईआरटी पेज नंबर 315 फिर से रिवाइज करवा रहा हूं, ध्यान सुनेंगे, कोशिश करें आपको यहीं पर याद हो जाए। हम चाहते हैं हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन्स या फिर ऑर्गन सिस्टम कोऑर्डिनेशन में काम करें, ताकि हम क्या मेंटेन कर सकें? होम्योस्टेसिस। और बॉडी के सभी ऑर्गन सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, उनको कोऑर्डिनेशन में काम करवाने के लिए हमारे पास दो सिस्टम है, एक तो है न्यूरल सिस्टम और एक है एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम न्यूरॉन की मदद से नर्व इंपल्स भेजकर क्विक कोऑर्डिनेशन करवाता है, जबकि एंडोक्राइन सिस्टम ब्लड और लिम्फ की मदद से हॉर्मोन्स नाम के केमिकल भेजकर नर्वस के कंपैरिजन में स्लो कोऑर्डिनेशन करवाता है। अब यहां जो मैंने आपको समझाया उसके लिए बच्चों, एनसीईआरटी पेज नंबर 315 सेकेंड पैराग्राफ, शुरुआत के दो स्टेटमेंट पढ़कर बता रहा हूं, ध्यान सुनेंगे। द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड्स an organized network of point to point connection for the quick coordination, जबकि endocrine system provides chemical integration through hormones। तो बस इतना याद रखेंगे, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम बॉडी के सभी ऑर्गन सिस्टम्स के फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं ताकि वो कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर सकें। अब यहां पर एक डाउट जरूर आ सकता है कि सर, पापा और मम्मी, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम घर के सभी लोगों को, बॉडी के सभी सिस्टम्स को कंट्रोल करते हैं, लेकिन सर आखिर पापा और मम्मी को कंट्रोल कौन करेगा? तो जाहिर सी बात है बच्चों, पापा और मम्मी एक दूसरे की स्ट्रेंथ भी होते हैं, यानी कि पापा ही मम्मी को कंट्रोल करेंगे और मम्मी ही पापा को कंट्रोल करती हैं। बहुत शानदार स्टेटमेंट, यानी कि नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करेगा और साथ ही साथ एंडोक्राइन सिस्टम ही नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। यहां पर ये जो हमने एरोस बनाए बच्चों, ये आपके AIPMT 2006 का क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, और करेक्ट आंसर था फोर्थ ऑप्शन, जहां पर ये लिखा हुआ था, द एंडोक्राइन ग्लैंड्स रेगुलेट न्यूरल एक्टिविटी एंड द न्यूरल सिस्टम रेगुलेट्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स। बस इतना याद रखें, नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन को कंट्रोल करता है, एंडोक्राइन सिस्टम नर्वस को कंट्रोल करता है। किस तरह से करते हैं वो हमने देखा, और ये दोनों सिस्टम मिलकर इस तरह से काम करते हैं ताकि बॉडी के बाकी सभी ऑर्गन्स को, बॉडी के सभी ऑर्गन सिस्टम्स को साथ में जोड़कर रखा जा सके। और आप जानते हैं बच्चों, जोड़ने का जो प्रोसेस होता है दैट इज नोन एज इंटीग्रेशन। इसीलिए बच्चों, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम आर कलेक्टिवली रेफर टू एज द इंटीग्रेटिव सिस्टम्स ऑफ द बॉडी। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, क्लास में आपको याद हो जाना चाहिए।
हम चाहते हैं हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन्स या फिर ऑर्गन सिस्टम कोऑर्डिनेशन में काम करें ताकि हम क्या मेंटेन कर सकें, होम्योस्टेसिस। उन सभी ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम से कोऑर्डिनेशन में काम करवाने के लिए हमारे पास दो सिस्टम है, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। The neural system provides an organized network of point-to-point connection. On the other hand, endocrine system provides chemical integration through hormones. मैंने आपको बताया बच्चों, ये दोनों सिस्टम एक दूसरे को कंट्रोल करते हुए बॉडी के सभी ऑर्गन सिस्टम्स को आपस में जोड़कर रखते हैं ताकि वो सभी ऑर्गन सिस्टम्स मिलजुल कर काम कर सके, एक सिंक्रोनाइज्ड फैशन में काम कर सके। फिर से एनसीईआरटी का वर्ड है, इसलिए इन दोनों को एक साथ मिलाकर नाम दिया जाता है इंटीग्रेटिव सिस्टम्स ऑफ द बॉडी। अब देखिए बच्चों, एनसीईआरटी पेज नंबर 315 फर्स्ट पैराग्राफ लास्ट स्टेटमेंट में आपके सामने पढ़ रहा हूं, आप ध्यान सुनेंगे। इन आवर बॉडी द न्यूरल सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली कोऑर्डिनेट and integrate all the activities of the organs so that they function in a synchronized fashion। और ये सभी स्टेटमेंट मैं आपके सामने यहां पर रख रहा हूं, आप ध्यान सुनिए बच्चों। मैंने आपको पढ़कर बताया, the neural system provides an organized network of point to point connection for a quick coordination। on the other hand, the endocrine system provides chemical integration through hormones। और एक और इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो हमने समझा, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, ध्यान सुनिए बच्चों। इन आवर बॉडी द न्यूरल सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम, द पापा एंड द मम्मा जॉइंटली कोऑर्डिनेट एंड इंटीग्रेट all the activities of the organs so that they function in a synchronized fashion। बच्चों, इसी के साथ एनसीईआरटी पेज नंबर 315 कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद आपको समझ में आया होगा। एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं, क्लास में याद हो जाए। हम चाहते हैं हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन्स या फिर ऑर्गन सिस्टम कोऑर्डिनेशन में काम करें, इंटरैक्ट करें, कॉम्प्लीमेंट करें। इसको हमने एक्सरसाइज के एग्जांपल समझा ताकि हम क्या मेंटेन कर सकें, होम्योस्टेसिस। बॉडी के सभी ऑर्गन सिस्टम्स को कंट्रोल करवाने का काम दो सिस्टम करते हैं, न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। न्यूरल सिस्टम एंडोक्राइन को कंट्रोल करता है, एंडोक्राइन सिस्टम न्यूरल को कंट्रोल करता है, और दोनों मिलकर बॉडी के सभी ऑर्गन सिस्टम्स को जोड़कर रखते हैं ताकि सभी ऑर्गन सिस्टम्स एक सिंक्रोनाइज फैशन में काम कर सके, कोऑर्डिनेशन में काम कर सके। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज ऑफ एनसीईआरटी, दैट इज पेज नंबर 316। ऊपर हेडिंग लिखा हुआ है बच्चों, दैट इज न्यूरल सिस्टम। और इस हेडिंग के साथ एनसीईआरटी ने दो छोटे छोटे पैराग्राफ लिखे हैं, वन बाय वन उनको हम जल्दी से समझते हैं बच्चों। पहले पैराग्राफ में एनसीईआरटी लिखती है, द न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल्स। आप सामने देखते जाएंगे, एनसीईआरटी को भी साथ के साथ कवर करें, ध्यान सुने बच्चों। The neural system of all animals is composed of highly specialized cells called neurons which can detect, receive and transmit different kinds of stimuli। अब आम भाषा में समझें बच्चों, ब्रह्मांड में जितने भी जानवर हैं, अगर उनके पास न्यूरल सिस्टम है तो उनके न्यूरल सिस्टम में एक हाईली स्पेशलाइज्ड सेल देखने को मिलता है जिसे हम नाम देते हैं न्यूरॉन। यानी कि अगर नर्वस सिस्टम है तो न्यूरॉन तो होगा। अब देखिए बच्चों, एनसीईआरटी ने न्यूरॉन को हाईली स्पेशलाइज कहा है क्योंकि न्यूरॉन में हम तीन खास प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। मैं आपको प्रॉपर्टीज पहले बता देता हूं, आप ध्यान सुनेंगे। न्यूरॉन में तीन खास प्रॉपर्टीज है बच्चों, सेंसिटिविटी, एक्साइटेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी। अब वन बाय वन इनको समझते हैं, ध्यान सुनेंगे। न्यूरॉन्स हाईली सेंसिटिव सेल्स होते हैं, इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि हमारे न्यूरॉन्स हल्के से हल्के स्टिमुलस को भी सेंस कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। एनसीईआरटी ने इस प्रॉपर्टी के लिए जो वर्ड यूज किया है वो कौन सा बच्चों, डिटेक्ट। बस इतना याद रखें, न्यूरॉन्स हाईली सेंसिटिव सेल्स होते हैं, हल्के से हल्के स्टिमुलस को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं। अब अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं, दैट इज एक्साइटेबिलिटी। अब खास बात है बच्चों, स्टिमुलस को डिटेक्ट करने के बाद जब न्यूरॉन स्टिमुलस को रिसीव कर लें, यानी कि स्टिमुलस मिलने पर नर्व इंपल्स जनरेट कर लें, यानी वो रेस्टिंग स्टेज से एक्साइटेड स्टेज में पहुंच जाएं, सच प्रॉपर्टीज नोन एज एक्साइटेबिलिटी। तो बस इतना याद रखेंगे, हमारे न्यूरॉन्स स्टिमुलस मिलने पर नर्व इंपल्स जनरेट करने की प्रॉपर्टी रखते हैं एंड दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज एक्साइटेबिलिटी, यानी कि उन्होंने अब स्टिमुलस को रिसीव कर लिया है। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज कंडक्टिविटी, यानी कि न्यूरॉन नर्व इंपल्स जनरेशन के बाद नर्व इंपल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट भी कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं। तो बस इतना याद रखेंगे, सेंसिटिविटी के लिए एनसीईआरटी वर्ड यूज करती है डिटेक्ट,
एक्साइटेबिलिटी के लिए वर्ड यूज करती है रिसीव, और कंडक्टिविटी के लिए वर्ड यूज करती है दैट इज ट्रांसमिट। पर खास बात है बच्चों, अभी स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है। एनसीईआरटी ने लिखा है डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिमुलाई, यानी कि हमारे न्यूरॉन्स अलग अलग टाइप के स्टिमुलस के लिए ये प्रॉपर्टीज शो कर सकते हैं। जैसे कि हमारे जो न्यूरॉन्स है बच्चों, वो टच के सिग्नल को भी रिसीव कर सकते हैं, यानी टेक्टाइल सिग्नल्स। हमारे न्यूरॉन्स विजुअल सिग्नल्स को भी रिसीव कर सकते हैं। हमारे न्यूरॉन्स स्मेल यानी ऑल्फेक्शन के सिग्नल्स को भी रिसीव कर सकते हैं। हमारे न्यूरॉन्स साउंड यानी ऑडिटरी सिग्नल्स को भी रिसीव कर सकते हैं। टेस्ट यानी गस्टेटरी सिग्नल्स को भी रिसीव कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो बस इतना याद रखेंगे, न्यूरल सिस्टम अगर है तो हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स, सेंसिटिविटी, एक्साइटेबिलिटी, कंडक्टिविटी, हाईली स्पेशलाइज्ड सेल न्यूरॉन्स तो होंगे जो कि अलग अलग टाइप के स्टिमुलस को डिटेक्ट कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं और ट्रांसमिट कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, इस हेडिंग में जो दूसरा स्टेटमेंट एनसीईआरटी लिखती है, वो एनसीईआरटी न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन को कंपेयर करना चाहती है बिटवीन वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। तो एक चीज तो आपको पहले समझ में आ रही होगी बच्चों, चूंकि वर्टिब्रेट्स का इवोल्यूशन बाद में हुआ है और आप जानते हैं प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन देखा जाता है मोस्टली, तो नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट बढ़ता चला गया होगा, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली गई होगी, एडवांसमेंट बढ़ता चला गया होगा। तो इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स में तो एक बात हम कंफर्मेशन के साथ कह सकते हैं कि वर्टिब्रेट्स का जो न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन होगा वो इनवर्टिब्रेट्स के कंपैरिजन में ज्यादा एडवांस्ड देखने को मिलेगा। अब देखिए बच्चों, एनसीईआरटी ने इनवर्टिब्रेट्स में भी दो इनवर्टिब्रेट्स के न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन को कंपेयर किया है। एक तो बात की है हाइड्रा की, लोअर इनवर्टिब्रेट, और एक बात की बच्चों इंसेक्ट्स की, हायर इनवर्टिब्रेट। आप जानते हैं हाइड्रा बिलोंग्स टू फाइलम निडेरिया, ऑन द अदर हैंड इंसेक्ट्स बिलोंग टू ए सब क्लास ऑफ हायर इनवर्टिब्रेट्स दैट इज आर्थ्रोपोडा फाइलम। तो बस इतना याद रखेंगे बच्चों, हाइड्रा का जो न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन होगा वो इंसेक्ट से कंपेरिजन अगर आप देखेंगे तो बेहद सिंपल टाइप का न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, और न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन है तो न्यूरॉन्स तो होंगे। तो एनसीईआरटी लिखती है the neural organization is very simple in a lower invertebrates. For example, in hydra it is composed of only network of neurons. On the other hand, जब हम higher invertebrates की बात करेंगे जैसे कि insects, वहां पर न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा और ऑर्गेनाइज हुआ। वहां पर न्यूरॉन्स तो होंगे पर न्यूरॉन्स के साथ साथ कुछ और स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होने लगा, जैसे कि वहां पर हम गैंग्लिया की बात कर सकते हैं। क्या होगा हम बाद में समझेंगे। इंसेक्ट्स में हम ब्रेन फॉर्मेशन की भी बात कर सकते हैं। और हमने देखा बच्चों, द वर्टिब्रेट्स विल हैव ए मोर डेवलप्ड न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये था द हेडिंग न्यूरल सिस्टम। अब देखिए बच्चों, एनसीईआरटी पेज नंबर 316 पर न्यूरल सिस्टम हेडिंग के बाद एक बेहद इंपॉर्टेंट हेडिंग लिखा हुआ है दैट इज ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। इस हेडिंग के अंदर हमें बच्चों ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के क्लासिफिकेशन को स्टडी करना है। इसे आप बहुत ध्यान से सुने, कनेक्टेड रहें। आइए एक इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू करते हैं, द क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। सुने बच्चों, हम अपने नर्वस सिस्टम को ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन या फिर पोजीशन दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसे हम कहेंगे सीएनएस, और एक होता है पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम जिसे हम नाम देंगे पीएनएस। वन बाय वन बात करते हैं, ध्यान सुनेंगे। नर्वस सिस्टम का वो पार्ट जो हमारी बॉडी में सेंट्रल एक्सिस में अलाइन होता है, दैट पार्ट ऑफ न्यूरल सिस्टम इज नोन एज सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। एंड सेंट्रल न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू स्ट्रक्चर्स, एक है ब्रेन और एक है स्पाइनल कॉर्ड। आप जानते हैं बच्चों, चाहे ब्रेन हो या स्पाइनल कॉर्ड हो, ये हमारी बॉडी में सेंट्रल एक्सिस पर सिचुएटेड होते हैं और इन दोनों को ही मिलाकर नाम दिया जाता है दैट इज सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। अब देखिए बच्चों, एनसीईआरटी सीएनएस के बारे में एक खूबसूरत स्टेटमेंट लिखती है और वो स्टेटमेंट ये है, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम इज द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। फिलहाल हम बस इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, ध्यान सुने बच्चों। यानी कि आपकी बॉडी को कोई भी इंफॉर्मेशन क्यों ना मिलती हो, उस इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग करना और प्रोसेसिंग कर लेने के बाद बॉडी को कंट्रोल करने के सिग्नल्स जनरेट करना, ये किसका काम होता है बच्चों? दैट इज सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। तो बस इतना याद रखेंगे, नर्वस सिस्टम का वो पार्ट जो हमारी बॉडी में सेंट्रल एक्सिस के अलोंग सिचुएटेड होता है, that part of nervous system is known as a central neural system. It is the site of information processing and control and it is composed of two structures, brain and spinal cord. चलिए बच्चों, अब मूव करते हैं रिगार्डिंग पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। मैंने यहां पर एक रफ डायग्राम बनाया आपको समझाने के लिए। जैसे कि बच्चों मान लेते हैं ये ब्रेन है
और ये है स्पाइनल कॉर्ड। आपको पता होगा दिस इज द सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। अब खास बात क्या बच्चों, हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से कुछ नर्व्स अराइज होती हैं। वैसे नर्व का मतलब क्या है वो हम बाद में समझेंगे, फिलहाल आप इतना याद रखेंगे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से कुछ नर्व्स अराइज होती हैं। बच्चों ये नर्व्स हमेशा पेयर में अराइज होती हैं। आप बस इतना याद रखेंगे ब्रेन से जो नर्व्स ओरिजिनेट होती हैं दे आर नोन एज क्रेनियल नर्व्स। हमारे अंदर 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स होंगी, ये हम बाद में पढ़ेंगे। जबकि नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड आर नोन एज स्पाइनल नर्व्स। हमारे अंदर ए टोटल ऑफ 31 पेयर स्पाइनल नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। और क्या होता है बच्चों, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और बॉडी के ऑर्गन्स को आपस में कम्युनिकेट करने में, उनके बीच में कनेक्शन डेवलप करने में, याद कीजिए पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, यानी कि सेंट्रल न्यूरल सिस्टम के मैसेज को ऑर्गन्स तक पहुंचाने में या फिर ऑर्गन्स के मैसेज को सीएनएस तक पहुंचाने में, यानी सीएनएस और ऑर्गन्स के बीच में कम्युनिकेशन लाइंस ड्रॉ कौन करती हैं, दैट इज नर्व्स। और यही नर्व्स जो कि सीएनएस से ओरिजिनेट होती हैं ये पूरी बॉडी में फैलकर किसका फॉर्मेशन करती है बच्चों, दैट इज पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। तभी तो आपकी एनसीईआरटी भी क्लियरली लिखती है पेज नंबर 316, पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ all the types of nerves, either cranial nerves or spinal nerves associated with our central neural system। बस इतना याद रखेंगे, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलती हैं वो नर्व्स चारों दिशाओं में फैलकर किसका फॉर्मेशन करती है बच्चों, दैट इज पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। तभी हमने यहां लिखा है पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम में हम इंक्लूड करते हैं क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। अब ध्यान सुनिए बच्चों, हमने यहां पर एक वर्ड इंट्रोड्यूस किया दैट इज नर्व। एक्चुअली में नर्व किसे कहते हैं, द कलेक्शन ऑफ एक्सॉन और नर्व फाइबर। याद कीजिए न्यूरॉन में हम 3 स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। एक्सॉन को ही नाम दिया जाता है बच्चों नर्व फाइबर, इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ ए न्यूरॉन। पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम में जब बहुत सारे एक्सॉन्स मिलते हैं, जब बहुत सारे नर्व फाइबर्स मिलते हैं तो उनके ग्रुप को नाम दिया जाता है दैट इज नर्व। और आपको एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है बच्चों, जो नर्व फाइबर्स होते हैं उन्हें हम यहां पर 2 पार्ट में क्लासिफाई करेंगे। एक होते हैं सेंसरी नर्व फाइबर्स और एक होते हैं मोटर नर्व फाइबर्स। एक इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट यहां बनाया है, ध्यान से देखेंगे। यहां लिखा है सीएनएस, यहां लिखा है ऑर्गन। मैंने आपको बताया सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल, लेकिन सीएनएस और ऑर्गन्स के बीच में कम्युनिकेशन लाइन जो बनाता है उसी को हम कहते हैं बच्चों पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। और ये बनता है नर्व से। नर्व्स यानी कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर, और नर्व फाइबर 2 टाइप के होंगे। एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, अभी याद कर लेंगे, ऐसे नर्व फाइबर्स जो कि इंपल्सेस को ऑर्गन से सीएनएस की तरफ लेकर जाते हैं। आई रिपीट, ऐसे नर्व फाइबर्स जो कि इंफॉर्मेशन को ऑर्गन से सीएनएस की तरफ लेकर जाते हैं, such nerve fibers are referred to as sensory nerve fibers और afferent nerve fibers। बच्चों errant वर्ड का मतलब होता है कैरी करना, जबकि F का मतलब होता है टूवर्ड्स। तो ऐसे नर्व फाइबर्स जो कि इंपल्सेस को टूवर्ड्स सीएनएस कैरी करते हैं दे आर नोन एज एफरेंट नर्व फाइबर्स। ऑन द अदर हैंड ऐसे नर्व फाइबर्स जो कि इंपल्सेस को सीएनएस से ऑर्गन की तरफ कैरी करते हैं, सच नर्व फाइबर्स आर रेफर टू एज मोटर नर्व फाइबर्स और इफरेंट नर्व फाइबर्स। तो बस इतना याद रखेंगे, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम से नर्व्स निकलती हैं यानी नर्व फाइबर्स। यही नर्व फाइबर्स सीएनएस और ऑर्गन्स के बीच में कम्युनिकेशन लाइंस ड्रॉ करते हैं, सीएनएस और ऑर्गन के बीच में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बनाते हैं, और इन्हीं नर्व फाइबर्स को नाम दिया जाता है पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। अब देखिए बच्चों, ये नर्व फाइबर्स यानी पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम सीएनएस ऑर्गन्स को जोड़ता है। अब ऑर्गन्स को हम अपनी बॉडी में 2 इंपॉर्टेंट पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक होते हैं वॉलेंट्री ऑर्गन्स और एक होते हैं इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स। जैसे कि वॉलेंट्री में अगर मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल बताऊं बच्चों, दैट इज स्केलेटल मसल। आप जानते हैं द मसल्स विच आर एसोसिएटेड विद अवर स्केलेटन, ये वॉलेंट्री होती है, इन्हें आप अपनी विल पावर से कंट्रोल कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड जो हमारी स्मूथ मसल्स होती हैं, जो चिकनी पेशियां होती हैं, जो हमारे विसरल ऑर्गन से एसोसिएटेड होती हैं, सच मसल्स आर इनवॉलेंट्री, क्योंकि उन्हें हम अपनी विल पावर से कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हमने देखा सीएनएस और ऑर्गन्स को जोड़ने वाला जो न्यूरल सिस्टम है उसे नाम देते हैं पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। अगर ये पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम सीएनएस और वॉलेंट्री स्ट्रक्चर्स को जोड़ता है देन इट वुड बी टर्म्ड एज सोमेटिक न्यूरल सिस्टम। और अगर ये पीएनएस हमारे सीएनएस और इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स को जोड़ता है देन इट वुड बी टर्म्ड एज
ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। और इतना याद रखें बच्चों, सोमेटिक न्यूरल सिस्टम और ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम आर द पार्ट ऑफ पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम, यानी कि दोनों किससे बनेंगे, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स, यानी दोनों के अंदर होंगे नर्व फाइबर्स। यहां पर दोनों टाइप के नर्व फाइबर्स देखने को मिलेंगे, सेंसरी भी होंगे, मोटर भी होंगे, सेंसरी भी होंगे और मोटर भी होंगे। जो सोमेटिक न्यूरल सिस्टम है ये सीएनएस और वॉलेंट्री ऑर्गन्स को जोड़ेगा, जैसे कि हमारी स्केलेटल मसल, जबकि ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम सीएनएस और इनवॉलेंट्री स्ट्रक्चर्स को जोड़ता है, जैसे कि हमारी स्मूथ मसल्स। अब देखिए बच्चों, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम का एक छोटा सा क्लासिफिकेशन यहां पर लिखा है, उसे आप अभी समझ लें। ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम में हम नर्व फाइबर्स की बात करेंगे। नर्व फाइबर्स दोनों टाइप के होंगे, सेंसरी एंड मोटर। अब खास बात है बच्चों, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम का जो मोटर पाथवे होता है, जो मोटर डिवीजन होता है, इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू बेसिक कैटेगरीज। एक होता है सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। आप बस इतना याद रखेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू स्ट्रक्चर्स, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इट इज द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। लेकिन सीएनएस और ऑर्गन्स के बीच में जो कम्युनिकेशन लाइंस ड्रॉ करती हैं वो हैं क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स, और यही क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स को नाम दिया जाता है पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम, जिसमें हम नर्व फाइबर्स की बात करेंगे। अगर ये वॉलेंट्री स्ट्रक्चर्स को कनेक्ट करता है, सोमेटिक न्यूरल सिस्टम। अगर ये इनवॉलेंट्री स्ट्रक्चर्स कनेक्ट करता है, इट वुड बी टर्म्ड एज ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। चलिए बच्चों, इसी के साथ हमने ह्यूमन न्यूरल सिस्टम का जनरल क्लासिफिकेशन स्टडी किया। Now moving on to the next part, that is nervous tissue। पहले बात बच्चों, nervous system will be composed of nervous tissue, और एनिमल टिश्यू में हम ये डिस्कस कर चुके हैं, नर्वस टिश्यू का ओरिजिन एक्टोडर्मल होता है। अब हमें ये पढ़ना है कि नर्वस टिश्यू बनता कैसे है। तो बस इतना याद रखेंगे, नर्वस टिश्यू में हम दो टाइप के सेल्स का जिक्र करते हैं। एक तो होते हैं न्यूरॉन, जिन्हें हम नर्व सेल कहते हैं, और उन न्यूरॉन्स के बीच में पैकिंग सब्सटेंस के तौर पर या फिर सपोर्टिंग सब्सटेंस के तौर पर जो सेल्स पाए जाते हैं उन्हें नाम दिया जाता है न्यूरोग्लियल सेल या फिर ग्लियल सेल। नाम से पता चल रहा है बच्चों, ग्लियल वर्ड आया है ग्लू से, और ग्लू का मतलब होता है जोड़ना या फिर चिपकाना। तो न्यूरॉन को जोड़ने वाले सेल कौन से हैं, न्यूरोग्लियल सेल। अब देखिए बच्चों, चाहे सेंट्रल न्यूरल सिस्टम हो या फिर पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम हो, बनेगा किसका, नर्वस टिश्यू का। नर्वस टिश्यू है तो न्यूरॉन भी होंगे और न्यूरोग्लियल भी होंगे, पर खास बात यह है सीएनएस और पीएनएस में न्यूरॉन तो सेम होंगे, पर जो न्यूरोग्लियल सेल होते हैं वो दोनों जगह पर अलग अलग टाइप के देखने को मिलते हैं। ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। सेंट्रल न्यूरल सिस्टम में हम तीन टाइप के न्यूरोग्लियल्स को डिस्कस करेंगे, एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट एंड माइक्रोग्लियोसाइट, जबकि पीएनएस में हम सिर्फ एक टाइप के न्यूरोग्लियल का डिस्कशन करेंगे, दैट इज स्वान सेल। अब देखिए बच्चों, नर्वस टिश्यू बनता कैसे है, इसको मैं आपको एनिमल टिश्यू में जो हमने टिश्यू की डेफिनेशन पढ़ी थी उससे मैं आपको समझाना चाहता हूं। याद कीजिए, टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। यहां पर सिमिलर सेल्स कौन से हैं, न्यूरॉन या फिर नर्व सेल, अलोंग विद इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस यानी न्यूरोग्लियल सेल। तो न्यूरॉन और न्यूरोग्लियल सेल को मिलाकर कौन सा टिश्यू तैयार होता है, नर्वस टिश्यू। अब देखिए, यहां पर कुछ बेसिक टर्म्स हैं वो आपको डायरेक्टली मेमोराइज करने हैं, जैसे कि आपको यहां पर सेल बॉडी का एक ग्रुप नजर आ रहा है। इस ग्रुप को अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से पुकारा जाता है बच्चों, जैसे कि कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी इन सीएनएस इज नोन एज न्यूक्लियाई, वेयर इज इन पीएनएस इट इज नोन एज गैंग्लिया। Similarly, the collection of axon in CNS is known as tract and in PNS it is known as nerve। आप बस इतना याद रखेंगे, नर्वस सिस्टम बनता है नर्वस टिश्यू का। नर्वस टिश्यू में न्यूरॉन और न्यूरोग्लियल सेल। अब हमें दोनों को डिस्कस करना है। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज न्यूरोग्लियल सेल। उसमें भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं द न्यूरोग्लियल सेल्स प्रेजेंट इन सीएनएस। हम तीन टाइप के न्यूरोग्लियल सेल्स का यहां डिस्कशन करेंगे। पहला जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज एस्ट्रोसाइट्स। इनके ओरिजिन इंपॉर्टेंट नहीं है, इनका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है, सीधे इनका फंक्शन आपको याद रखना बच्चों। एस्ट्रोसाइट्स पार्टिसिपेट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर। एक्चुअली में क्या होता है, आप ध्यान से देखिए, आपके सामने एक ब्लड कैपिलरी बनी हुई है। कैपिलरी की जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं बच्चों, उनके बीच में टाइट जंक्शंस देखने को मिलते हैं। याद कीजिए, टाइट जंक्शंस प्रिवेंट्स द लीकेज ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस द टिश्यू। और यहां पर जिन सब्सटेंस की हम बात कर रहे हैं बच्चों, वो ऐसे सब्सटेंसेस जो कि न्यूरॉन को डैमेज कर सकते हैं, इसलिए उन्हें हम नाम देते हैं न्यूरोटॉक्सिन। तो एक्चुअली में क्या होगा, जो कैपिलरी एंडोथेलियल सेल हैं उनके चारों तरफ एस्ट्रोसाइट्स के जो प्रोसेस होते हैं वो रैप हो जाया करते हैं, यानी कैपिलरी एंडोथेलियल टाइट जंक्शंस को
एस्ट्रोसाइट के प्रोसेस कपल कर लिया करते हैं, लेमिनेट कर लिया करते हैं, ताकि उन टाइट जंक्शंस को और ज्यादा मजबूती मिल सके, यानी ब्लड कैपिलरी से न्यूरोटॉक्सिन डिफ्यूज होकर हमारे ब्रेन तक ना पहुंचे, यानी कि ब्लड और ब्रेन के बीच में एक बैरियर का फॉर्मेशन हो जाए, जिसे हम नाम देते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। अगर मैं आपको पूरी डेफिनेशन बताऊं, ध्यान सुनिए बच्चों, ब्लड ब्रेन बैरियर इज एक्चुअली द प्रोसेसेस ऑफ एस्ट्रोसाइट्स which are coupled with the capillary endothelial tight junctions, and this barrier prevents the entry of neurotoxin from blood capillary into the brain। चलिए बच्चों, एस्ट्रोसाइट्स का फंक्शन हो गया है। अब हम सीएनएस के दूसरे न्यूरोग्लियल का डिस्कशन करने जा रहे हैं, दैट इज ओलिगोडेंड्रोसाइट। बच्चों, सीएनएस में जो ओलिगोडेंड्रोसाइट का फंक्शन है, वही फंक्शन पीएनएस में स्वान सेल का होता है। ये एक अलग से हम टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों, दैट इज माइलिनोजेनेसिस। आप बस इतना याद रखेंगे, सीएनएस में माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट, पीएनएस में माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करते हैं स्वान सेल। और देखिए क्या कमाल की बात है, यही आसान सा सवाल आपके नीट यूजी 2017 का क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था, माइलिन शीथ फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बाय, और उसका आंसर यही था, स्वान सेल एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट। चलिए बच्चों, हम सीएनएस के लास्ट न्यूरोग्लियल के बारे में बात करने जा रहे हैं, दैट इज माइक्रोग्लियल सेल या फिर माइक्रोग्लियोसाइट। और इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन आपको याद रखना है, दैट इज फेगोसाइटोसिस। बस इतना याद रखें, माइक्रोग्लियल सेल आर द मैक्रोफेजेस, दीज आर द फेगोसाइट्स और द स्कैवेंजर सेल प्रेजेंट इन द सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। और पीएनएस के न्यूरोग्लियल के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं, दैट इज स्वान सेल। सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूरोग्लियल सेल्स विच फॉर्म्स द नर्वस टिश्यू। अब नर्वस टिश्यू का जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, दैट इज न्यूरॉन या फिर नर्व सेल, उसके बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप ध्यान सुनेंगे, एनसीईआरटी पेज नंबर 316 नीचे नीचे हेडिंग लिखा हुआ बच्चों, दैट इज न्यूरॉन या फिर नर्व सेल। मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे, शुरू करते हैं। न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ए बॉडी। एनसीईआरटी लिखती है, न्यूरॉन एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है। याद कीजिए बच्चों, न्यूरॉन को हाईली स्पेशलाइज कहा जाता है। इसमें 3 खास प्रॉपर्टी जो हम पढ़ चुके हैं, सेंसिटिविटी, एक्साइटेबिलिटी और कंडक्टिविटी। अब जो हमें इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करने जाना है, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यूरॉन। और आपकी एनसीईआरटी लिखती है, द न्यूरॉन इज कंपोज्ड ऑफ 3 मेजर पार्ट्स, सेल बॉडी जिसे हम कहते हैं साइटोन, दूसरा है डेंड्राइट्स और तीसरा है एक्सॉन। इसे समझे बच्चों, न्यूरॉन क्या है, एक सेल ही तो है, और सेल है तो कंफर्म है सेल की बॉडी तो होगी। पर खास बात है बच्चों, न्यूरॉन की जो सेल बॉडी होती है, उससे 2 अलग अलग टाइप के प्रोसेस अराइज हो जाया करते हैं, और इन प्रोसेसेस को मिलाकर न्यूराइट्स नाम दिया जाता है। यानी अगर न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की हम बात करें, तो एक होगा सेल बॉडी और एक होंगे न्यूराइट्स। और न्यूराइट्स में हम 2 टाइप के पढ़ेंगे, एक तो है डेंड्राइट्स और एक है एक्सॉन। चलिए बच्चों, इन तीनों स्ट्रक्चर्स को अब हम 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज सेल बॉडी और साइटोन ऑफ ए न्यूरॉन। आप ध्यान सुनेंगे, देखिए बच्चों, डायग्राम में ये जो आपको इररेगुलरली शेप्ड स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसी को हम कहते हैं सेल बॉडी या फिर साइटोन। खास बात यह है, यूनिन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म यहां पर देखने को मिलता है। इस सेल बॉडी में सभी प्रकार के सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जैसे कि यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया होगा, यहां पर गोल्जी बॉडी होगा, यहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। पर खास बात ये बच्चों, न्यूरॉन में सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, और आप जानते हैं सेंट्रियोल प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन द डिवीजन ऑफ ए सेल। अब आपके दिमाग में डाउट आ सकता है कि सर, अगर न्यूरॉन में सेंट्रियोल एब्सेंट है, तो हमारे पास इतने सारे न्यूरॉन्स बने कैसे होंगे। जैसे आप जानते होंगे बच्चों, हमारे ब्रेन में अप्रोक्सीमेटली 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, जबकि हमारी स्पाइनल कॉर्ड में अप्रोक्सीमेटली 100 मिलियन न्यूरॉन्स हैं। तो इंटरेस्टिंग बात यह है बच्चों, एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के दौरान हमारे न्यूरॉन में सेंट्रियोल पाया जाता था, इसलिए न्यूरॉन में डिवीजन होता था, इसलिए इतने सारे न्यूरॉन्स बन पाए। लेकिन आफ्टर द बर्थ, ड्यू टू ओवर स्पेशलाइजेशन, न्यूरॉन में सेंट्रियोल एब्सेंट हो जाया करता है। तो आपको इतना याद रखना है बच्चों, न्यूरॉन में सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, इसीलिए न्यूरॉन लैक्स द प्रॉपर्टी ऑफ सेल डिवीजन। पर खास बात यह है, सेंट्रियोल एब्सेंट है तो क्या हुआ, उसकी जगह न्यूरॉन में 2 अलग स्पेशल सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं बच्चों। एक है निसल्स ग्रैन्यूल एंड द सेकंड वन इज न्यूरोफाइब्रिल्स। दीज आर स्पेशल टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट ओनली इन द न्यूरॉन। देखिए बच्चों, अब इन दोनों को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं रिगार्डिंग न्यूरोफाइब्रिल्स। थोड़ा इजी पार्ट है, इसको हम जल्दी जल्दी कवर करते हैं। आप ध्यान सुनिए बच्चों,
नाम से पता चल रहा है, स्मॉल फाइबर्स प्रेजेंट इन द एंटायर लेंथ ऑफ न्यूरॉन आर नोन एज न्यूरोफाइबल्स। एक्चुअली क्या होता है बच्चों, ये न्यूरोफाइबल्स माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। खास बात ये याद रखनी है, ये पूरे न्यूरॉन में पाए जाते हैं, चाहे वो सेल बॉडी हो, चाहे वो डेंड्राइट्स वाला पार्ट हो या फिर वो एक्सॉन वाला पार्ट हो। न्यूरोफाइबल्स आर प्रेजेंट इन द एंटायर लेंथ ऑफ न्यूरॉन। इनके फंक्शन के बारे में अगर हम बात करें बच्चों, इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, बस इतना याद रख लें, ये सेल बॉडी के अंदर इंपल्स के इंटरनल कंडक्शन में हेल्प करता है। चलिए, जो सेकंड सेल ऑर्गेनल है वो बेहद इंपॉर्टेंट है, दैट इज निसल्स ग्रैन्युल। ये आपके नीट का सवाल भी था, आप ध्यान सुने बच्चों। पहले तो मैं आपको इनकी लोकेशन बता देता हूं। अनलाइक न्यूरोफाइबल्स, they are not present in the entire length of a neuron. Nissls granule are completely absent in the axon. आपको ये याद रखना हो बच्चों, Nissls granule सिर्फ और सिर्फ सेल बॉडी और डेंड्राइट्स वाले पोर्शन में पाए जाते हैं। चलिए, अब अगर इनके स्ट्रक्चर की बात करें, ये आपको याद रखना हो बच्चों, Nissls granule are the clusters of rough endoplasmic reticulum. I repeat बच्चों, Nissls granule are the clusters of rough endoplasmic reticulum along with free ribosomes। और आप जानते हैं बच्चों, आरईआर का फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस, इसीलिए निसल्स ग्रैन्युल का मेन फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। अगला पॉइंट लिखा है, दे आर फाउंड ओनली इन डेंड्रॉन एंड साइटोन। और खास बात है बच्चों, ये प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी, इसीलिए न्यूरॉन को रिपेयर करने में निसल्स ग्रैन्युल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चलिए बच्चों, हम पहला पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज सेल बॉडी। अब हमें न्यूराइट्स के बारे में डिस्कशन करना है, यानी द टू प्रोसेसेस ऑफ द सेल बॉडी। पहले जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज डेंड्रॉन या फिर डेंड्राइट्स। आप ध्यान से देखेंगे, सेल बॉडी से एक या फिर एक से ज्यादा जो छोटे छोटे प्रोसेस अराइज होते हैं बच्चों, उन्हें नाम दिया जाता है डेंड्रॉन। ये बेसिक बातें हैं, ध्यान सुन लें। और डेंड्रॉन की आगे चलकर जो फाइन ब्रांचेस होती है उन्हें नाम दिया जाता है डेंड्राइट्स। हम डेंड्रॉन डेंड्राइट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, यहां पर निसल्स ग्रैन्युल भी होंगे, यहां पर न्यूरोफाइबल्स भी होंगे। अब खास बात है बच्चों, डेंड्राइट्स पर पाए जाते हैं रिसेप्टर। ये क्या होंगे हम बाद में पढ़ेंगे, वैसे मैं आपको नाम बता देता हूं। ये रिसेप्टर लिगेंड गेटेड चैनल्स भी हो सकते हैं, मैकेनिकल गेटेड चैनल भी हो सकते हैं, बस इतना याद रखेंगे। डेंड्राइट्स पर पाए जाते हैं रिसेप्टर्स। इन रिसेप्टर्स का फंक्शन होता है स्टिमुलस को रिसीव करना, इसलिए हम कहते हैं डेंड्राइट्स का मेन फंक्शन है स्टिमुलस को रिसीव करना और यहां पर एक इंपल्स जनरेट करना। वैसे बच्चों, इस इंपल्स को हम बाद में नाम देंगे ग्रेडेड पोटेंशियल, बस इतना याद रखेंगे। डेंड्राइट्स स्टिमुलस रिसीव करते हैं, इंपल्स जनरेट करते हैं और उस इंपल्स को टुवर्ड्स सेल बॉडी कंडक्ट करते हैं, यानी हम कह सकते हैं डेंड्राइट्स परफॉर्म सेंट्रीपिटल कंडक्शन ऑफ द इंपल्स, इसलिए डेंड्राइट्स को एफरेंट फाइबर भी कहा जाता है। चलिए बच्चों, अब हम सेल बॉडी से निकलने वाले सबसे लंबे प्रोसेस के बारे में बात करने जा रहे हैं, दैट इज एक्सॉन। एक्सॉन को ही नर्व फाइबर कहा जाता है। आइए एक्सॉन के बारे में कुछ बातें करते हैं, आप ध्यान सुनेंगे। एक्सॉन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ ए न्यूरॉन। एक्सॉन का नंबर अगर होगा तो सिर्फ एक होता है बच्चों, डेंड्रॉन एक से ज्यादा हो सकते हैं, एक्सॉन अगर होगा तो सिर्फ और सिर्फ एक होगा। एक्सॉन के बारे में बात करें बच्चों, इट इज द मेन स्ट्रक्चरल एंड मेन फंक्शनल पार्ट ऑफ ए न्यूरॉन। ऐसा क्यों होगा ये हम अगले लेक्चर में समझेंगे, बस इतना याद रखें। एक्सॉन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ ए न्यूरॉन, एक्सॉन का नंबर हमेशा एक होता है। अब कुछ और बातें करते हैं, ध्यान सुने बच्चों। एक्सॉन की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, एक्सॉन की जो प्लाज्मा लेमा होती है उसे हम कहते हैं एक्सोलेमा। एक्सॉन का जो साइटोप्लाज्म होगा उसे हम कहेंगे एक्सोप्लाज्म। और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको पहले बता चुका हूं, एक्सोप्लाज्म में न्यूरोफाइबल्स होंगे, और भी सेल ऑर्गेनल हो सकते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, बट निसल्स ग्रैन्युल आर कंप्लीटली एब्सेंट इन द एक्सोप्लाज्म। अब देखिए बच्चों, एक्सॉन का डायमीटर हमेशा यूनिफॉर्म होता है। एक्सॉन के बारे में खास बात याद रखें बच्चों, सेल बॉडी का वो पार्ट, गलती ना हो जाए, एक्सॉन का पार्ट नहीं, सेल बॉडी का वो पार्ट जहां से एक्सॉन ओरिजिनेट होता है। आप डायग्राम में देखिए, सेल बॉडी का वो पार्ट जहां से एक्सॉन ओरिजिनेट होता है, ये वो पॉइंट है बच्चों जहां पर नर्व इंपल्स जनरेट होती है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। याद कीजिए, डेंड्राइट्स पर जनरेट होता है ग्रेडेड पोटेंशियल, जबकि सेल बॉडी के इस पार्ट पर जनरेट होता है एक्शन पोटेंशियल या फिर नर्व इंपल्स। बच्चों, नर्व इंपल्स को स्पाइक भी कहा जाता है, तो बस इतना याद रखेंगे। सेल बॉडी का वो पार्ट जहां से एक्सॉन ओरिजिनेट होता है, दैट पोर्शन ऑफ सेल बॉडी इज रेफर्ड टू एज एक्सॉन हिलॉक और स्पाइक इनिशिएशन जोन या फिर ट्रिगर जोन। और खास बात है बच्चों,
फिर एक्सॉन उस नर्व इंपल्स को, उस एक्शन पोटेंशियल को अवे फ्रॉम सेल बॉडी कंडक्ट करता है। इसलिए हम कह सकते हैं एक्सॉन करवाता है सेंट्रीफ्यूगल कंडक्शन, इसलिए एक्सॉन को इफरेंट फाइबर भी कहा जा सकता है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा फास्ट पढ़ते हैं बच्चों, ध्यान सुनेंगे। एक्सॉन का ये प्रोक्सिमल पार्ट है विच इज क्लोजर टू द सेल बॉडी, ये एक्सॉन का डिस्टल पार्ट है बच्चों। एक्सॉन अपने डिस्टल एंड पर कुछ फाइन ब्रांचेस में टर्मिनेट हो जाता है। एक्सॉन का जो फाइन टर्मिनल ब्रांचेस होती है उन्हें नाम दिया जाता है एक्सॉन टर्मिनल या फिर टीलोडेंड्रियम। फिर ये एक्सॉन टर्मिनल कुछ बल्बस स्ट्रक्चर में टर्मिनेट हो जाती हैं जिन्हें हम कहते हैं सिनेप्टिक नोब। सिनेप्टिक नोब के अंदर कुछ बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सिनेप्टिक वेसिकल्स, और इन सिनेप्टिक वेसिकल्स में जो केमिकल्स भरे होते हैं उन्हें नाम दिया जाता है न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये सारी बातें सिनेप्स टॉपिक में हमारे काम आने वाली है। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेन फंक्शनल पार्ट, द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ ए न्यूरॉन, दैट इज एक्सॉन। चलिए बच्चों नर्वस टिश्यू को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नर्वस टिश्यू, न्यूरॉन प्लस न्यूरोग्लियल सेल। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हो चुका है सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। न्यूरोग्लियल के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। अब जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं दैट इज टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, और न्यूरॉन को हम अलग अलग बेस पर क्लासिफाई करेंगे। इस पार्ट को आप जल्दी से कवर कर लें, ध्यान सुने बच्चों। पहला जो हम क्लासिफिकेशन का बेसिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पोल्स अराइजिंग फ्रॉम द सेल बॉडी। यानी बच्चों सेल बॉडी से कितने डेंड्रॉन और कितने एक्सॉन अराइज होंगे, उस बेस पर हम न्यूरॉन को 5 अलग अलग टाइप में क्लासिफाई करेंगे। जल्दी से कवर करते हैं, ध्यान से देखेंगे बच्चों। पहला है ए पोलर या फिर नॉन पोलर न्यूरॉन। नाम से पता चल रहा है ये ऐसा न्यूरॉन होगा जहां पर सेल बॉडी से कोई भी पोल अराइज नहीं होगा, यानी यहां पर हम डेंड्रॉन और एक्सॉन के ओरिजिनेशन की बात नहीं करेंगे। पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट याद रखें बच्चों, यहां पर सेल बॉडी से प्रोसेस अराइज हो सकते हैं पर आप उनको क्लियरली डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा डेंड्रॉन है या फिर कौन सा एक्सॉन। बस इतना याद रखेंगे, ऐसा न्यूरॉन जिसमें हम डेंड्रॉन और एक्सॉन की बात नहीं करते हैं, यानी पोल्स एब्सेंट हैं, सच न्यूरॉन इज नोन एज ए पोलर न्यूरॉन। इसका बेस्ट एग्जांपल आपको याद रखना बच्चों, न्यूरॉन्स इन द हाइड्रा। याद कीजिए, हाइड्रा का न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन सबसे सिंपल होगा और ये न्यूरॉन भी सबसे सिंपल टाइप का न्यूरॉन है। वैसे तो हमारे रेटिना में मैक्सिमम जो न्यूरॉन्स होते हैं वो बाइपोलर होते हैं, ये हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। पर रेटिना में कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स और होते हैं जिन्हें नाम दिया जाता है एमाक्राइन सेल्स बच्चों, और ये कैसे होते हैं, ए पोलर होते हैं। चलिए बच्चों अगले न्यूरॉन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज यूनिपोलर। नाम से पता चल रहा है ऐसा न्यूरॉन जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक पोल होगा। तो क्या होता है, सेल बॉडी है और एक ही प्रोसेस अराइज होता है, यानी सिंगल एक्सॉन। यहां पर डेंड्रॉन डेंड्राइट्स एब्सेंट होते हैं, सच न्यूरॉन इज नोन एज यूनिपोलर न्यूरॉन। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एग्जांपल्स याद रखेंगे बच्चों, एम्ब्रायनिक स्टेज के जो न्यूरॉन्स होते हैं दे आर यूनिपोलर। अगले की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज बाइपोलर। नाम से पता चल रहा है सेल बॉडी से 2 पोल अराइज होंगे। यहां पर हम एक डेंड्रॉन की बात करते हैं और एक एक्सॉन की बात करते हैं, यानी 2 पोल अराइज हो रहे हैं, इसलिए इसको नाम दिया जाता है बाइपोलर न्यूरॉन। बेस्ट एग्जांपल है रेटिना। हमारी रेटिना के जो मैक्सिमम न्यूरॉन्स होते हैं वो बाइपोलर होते हैं। साथ ही साथ हमारी नोज की जो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम है वहां पर भी बाइपोलर न्यूरॉन्स देखने को मिलते हैं। चलिए बच्चों अगला जो न्यूरॉन है दैट इज मल्टीपोलर। नाम से पता चल रहा है ऐसा न्यूरॉन जहां पर सेल बॉडी से कई सारे पोल्स अराइज होंगे। यहां पर एक एक्सॉन होता है और डेंड्रॉन का नंबर 1 से ज्यादा देखने को मिलता है, इसलिए इनको नाम दिया जाता है मल्टीपोलर न्यूरॉन, ए न्यूरॉन विद मल्टीपल पोल्स। अब एक चीज आपको याद रखनी बच्चों, याद कीजिए जो ऑर्गन से सीएनएस मैसेज लाते हैं वो है सेंसरी न्यूरॉन, जो सीएनएस से ऑर्गन ले जाते हैं वो है मोटर न्यूरॉन। आपको एक चीज याद रखनी है, ऑल द मोटर न्यूरॉन्स इन आवर बॉडी आर मल्टीपोलर, इसलिए हम कहते हैं मैक्सिमम न्यूरॉन्स इन द बॉडी ऑफ एनी वर्टिब्रेट आर मल्टीपोलर। चलिए बच्चों लास्ट यहां पर हम बात करने जा रहे हैं दैट इज सूडो यूनिपोलर। इसमें बस इतना याद रखेंगे, सेल बॉडी से सिर्फ एक पोल अराइज हो रहा है और एक पोल है तो वो कौन सा होगा बच्चों, एक्सॉन, इसलिए हम इसको कह रहे हैं यूनिपोलर। और खास बात यह है ये एक्सॉन आगे चलकर 2 ब्रांच में डिवाइड हो जाता है, जिसमें से एक ब्रांच तो टिपिकल एक्सॉन की तरफ बिहेव करती है, पर साथ ही साथ जो दूसरी ब्रांच है वो डेंड्राइट्स की, डेंड्रॉन की तरफ बिहेव करने लग जाती है। सच न्यूरॉन इज नोन एज सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। और देखिए बच्चों मल्टीपोलर में हमने बात की थी मोटर न्यूरॉन्स की, तो सूडो यूनिपोलर में आप याद रखेंगे सेंसरी न्यूरॉन्स।
मैक्सिमम सेंसरी न्यूरॉन इन आवर बॉडी आर सूडो यूनिपोलर। एक और एग्जांपल लिखा है वो हम स्पाइनल कॉर्ड में समझेंगे, दैट इज डोर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये हमने न्यूरॉन को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेंड्रॉन एंड एक्सॉन। चलिए बच्चों, अगला क्लासिफिकेशन का तरीका है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। यहां पर 3 टाइप के न्यूरॉन्स होंगे, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे न्यूरॉन जो इंपल्स को ऑर्गन से सीएनएस की तरफ लेकर जाते हैं वो कहलाते हैं सेंसरी न्यूरॉन या फिर एफरेंट न्यूरॉन। ऐसे न्यूरॉन जो कि इंपल्स को सीएनएस से ऑर्गन की तरफ लेकर जाते हैं वो कहलाते हैं मोटर न्यूरॉन या फिर इफरेंट न्यूरॉन। और देखिए बच्चों, सेंसरी और मोटर के बीच में भी कुछ न्यूरॉन्स होते हैं, कुछ छोटे छोटे न्यूरॉन्स होते हैं जो सेंसरी और मोटर को जोड़ते हैं, ये इनका फंक्शन होता है एंड सच न्यूरॉन्स आर नोन एज इंटरन्यूरॉन। यहां पर डायग्रामेटिकली भी आपको दिखाया गया, जैसे कि ऑर्गन से सीएनएस लाने वाले सेंसरी न्यूरॉन, सीएनएस से ऑर्गन ले जाने वाले मोटर न्यूरॉन और सेंसरी और मोटर को कनेक्ट करने वाले कौन से हैं, इंटरन्यूरॉन। चलिए बच्चों, अब न्यूरॉन को क्लासिफाई करने का लास्ट बेसिस हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट इन द सिनेप्टिक वेसिकल्स। अब खास बात सुनिए बच्चों, न्यूरोट्रांसमीटर्स जो केमिकल्स होते हैं वो 2 टाइप के हो सकते हैं। एक तो होते हैं एक्साइटेटरी यानी स्टिमुलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर और एक होते हैं इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। ये वाला पार्ट हमारे सिनेप्स टॉपिक में काम आएगा, इसको आप यहीं पर मेमोराइज कर लें बच्चों। नाम से पता चल रहा है ऐसे न्यूरॉन जो कि सिनेप्स के दौरान सामने वाले न्यूरॉन को एक्साइट कर दें, सच न्यूरोट्रांसमीटर्स विल बी नोन एज एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। कुछ एग्जांपल हमने लिखे हैं, जैसे कि एसिटाइलकोलिन, नॉरएपिनेफ्रिन, इसी को हम नॉरएड्रेनालिन कहते हैं, इसी को हम सिंपैथेटिन कहते हैं। और देखिए बच्चों, ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स जो कि सिनेप्स के दौरान सामने वाले न्यूरॉन को इनिबिट कर दे, सच न्यूरोट्रांसमीटर्स विल बी नोन एज इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। जैसे कुछ एग्जांपल लिखे हैं, गाबा, फुल फॉर्म आप याद रखें गामा अमीनो ब्यूटाइरिक एसिड, और भी एग्जांपल लिखे हैं जैसे कि डोपामिन, ग्लाइसिन और सेरोटोनिन। यानी बच्चों, न्यूरोट्रांसमीटर 2 टाइप के हैं, एक्साइट करने वाले एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, इनिबिट करने वाले इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। तो न्यूरॉन के सिनेप्टिक वेसिकल में कौन से न्यूरोट्रांसमीटर भरे हुए हैं उस बेसिस पर न्यूरॉन भी 2 टाइप के हो जाया करते हैं। ऐसे न्यूरॉन जो कि एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं, सच न्यूरॉन्स विल बी नोन एज एक्साइटेटरी न्यूरॉन। ऑन द अदर हैंड, ऐसे न्यूरॉन्स जो कि इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं, सच न्यूरॉन्स विल बी नोन एज इनिबिटरी न्यूरॉन्स। पर इंटरेस्टिंग चीज याद रखें बच्चों, एक न्यूरॉन सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज कर सकता है। तो यहां पर हमने नर्वस टिश्यू को कंप्लीट किया। नाउ स्टार्टिंग विद अ वेरी सिंपल येट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज माइलिनोजेनेसिस। तो शुरुआत करते हैं बच्चों इसकी डेफिनेशन से। आप ध्यान सुनेंगे, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन और डिपोजिशन ऑफ माइलिन शीथ और मेडुलरी शीथ अराउंड द एक्सॉन ऑफ ए न्यूरॉन इज नोन एज माइलिनोजेनेसिस। और देखिए बच्चों, इस डेफिनेशन में मैंने सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन टर्म को यूज किया है। ये इसलिए किया है ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए बच्चों कि सेल बॉडी, डेंड्रॉन, डेंड्राइट्स और टीलोडेंड्रिया वाले पार्ट पर कभी भी माइलिन शीथ का डिपोजिशन नहीं होता है। अगर माइलिन शीथ का डिपोजिशन होना होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन पर देखने को मिलती है। अब देखिए बच्चों, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। आप ध्यान सुनेंगे, दिस पॉइंट इज रिलेटेड टू टर्मिनोलॉजी। बहुत आसान है, ऐसे न्यूरॉन जिनके एक्सॉन पर माइलिन शीथ का डिपोजिशन होगा, सच न्यूरॉन्स विल बी नोन एज माइलिनेटेड न्यूरॉन और मेडुलेटेड न्यूरॉन। ऑन द अदर हैंड, ऐसे न्यूरॉन जिनके एक्सॉन पर माइलिन शीथ का डिपोजिशन नहीं होगा, सच न्यूरॉन्स विल बी नोन एज नॉन माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन। चलिए बच्चों, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज कंपोजिशन ऑफ माइलिन शीथ। इसको आप डायरेक्टली याद रखेंगे, माइलिन शीथ स्फिंगोमाइलिन नाम के एक फॉस्फोलिपिड से बना करती है। जैसे आपने सुना होगा बच्चों, हमारे लंग्स में लेसिथिन नाम का फॉस्फोलिपिड होता है। सिमिलरली माइलिन शीथ का फॉर्मेशन स्फिंगोमाइलिन नाम के एक फॉस्फोलिपिड से होता है। अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज रिगार्डिंग द कलर ऑफ माइलिन शीथ। इसको आप जरूर याद रखेंगे, माइलिन शीथ का कलर व्हाइट होता है। और ये वाला पार्ट जब बाद में हम व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर पढ़ेंगे, वहां पर उनको डिफरेंशिएट करने में हमारी हेल्प जरूर करेगा। तो एक बार रिपीट करता हूं बच्चों, कभी कभार न्यूरॉन के एक्सॉन के चारों तरफ एक सफेद रंग की जो शीथ लिपट जाया करती है, दैट शीथ इज नोन एज माइलिन शीथ।
अगर माइलिन शीथ होगी तो माइलिनेटेड न्यूरॉन, अगर नहीं होगी तो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। अब बच्चों माइलिन शीथ के फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं, इसे आप जरूर समझें। माइलिन शीथ एक्ट एज एन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। इसका मतलब यह हुआ न्यूरॉन के एक्सॉन पर जिस किसी भी पार्ट पर माइलिन शीथ का डिपोजिशन होगा उस वाले पार्ट से चार्ज का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। आई रिपीट बच्चों, माइलिन शीथ एक्ट एज एन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। इसका मतलब यह हुआ एक्सॉन के जिस किसी भी पोर्शन पर माइलिन शीथ का डिपोजिशन होगा उस पर्टिकुलर पोर्शन से चार्ज पार्टिकल्स का एक्सचेंज या फिर ट्रांसफर नहीं देखा जा सकेगा। इसको मैं आपको यहां पर एक रफ मॉडल की मदद समझा रहा हूं, आप मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे बच्चों। मान लेते हैं मैंने आपके सामने एक एक्सॉन लिया है, कार्डबोर्ड से बनाने की कोशिश की है, समझेंगे बच्चों। दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ ए न्यूरॉन। और देखिए बाहर की तरफ ये जो पोर्शन है ये क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों, एक्सोलेमा। आपको अगर यहां पर छोटे छोटे कुछ होल्स नजर आ रहे होंगे बच्चों, ये जो होल्स हैं ये डिनोट करते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ऐसे प्रोटीन जो मेम्ब्रेन के आर पार पाई जाती हैं और इनका मकसद होता है मेम्ब्रेन के अक्रॉस चार्ज के फ्लो को परमेबल करवाना, चार्ज के फ्लो को मेंटेन करवाना। अब ध्यान से देखिए बच्चों, अगर मान लेते हैं मैं इसके चारों तरफ एक व्हाइट कलर का रिबन रैप कर दूं, आपको समझ में आ रहा होगा मैंने व्हाइट कलर का रिबन क्यों लिया है। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इस रिबन को इस एक्सॉन के चारों तरफ टाइटली रैप कर देता हूं, मैंने वर्ड यूज किया बच्चों टाइटली, ये इंपॉर्टेंस रखता है, ध्यान से देखेंगे। अगर मैं इस रिबन को कंसेंट्रिक फॉर्म में एक्सॉन के चारों तरफ टाइटली रैप कर दूंगा तो जहां कहीं भी ये रिबन होगा वहां पर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स ब्लॉक हो जाया करेंगे, वो यहां पर नॉन फंक्शनल हो जाएंगे, यानी वहां से चार्ज का फ्लो नहीं देखा जाएगा। और बच्चों यही कंसेंट्रिक टाइट अरेंजमेंट ऑफ लेयर्स जो होंगी इन्हीं को हम नाम देंगे माइलिन शीथ। अब देखिए बच्चों, मान लेते हैं यहां पर ये माइलिन शीथ है, थोड़ा सा गैप छोड़कर आप ऑब्जर्व करें कि यहां भी माइलिन शीथ है, तो हम देख रहे हैं दो एडजेसेंट माइलिन शीथ के बीच में हमें एक छोटा सा गैप नजर आ रहा है जहां पर माइलिन शीथ नहीं है। अगर यहां माइलिन शीथ नहीं है तो ये वो गैप होगा जहां से चार्ज का एक्सचेंज हो सकता है, एंड दिस एरिया इज रेफर टू एज द नोड ऑफ रेनवियर। मैं आपको एनसीईआरटी का स्टेटमेंट बता रहा हूं, ध्यान सुनिए बच्चों। एनसीईआरटी पेज नंबर 317 लाइन नंबर 17 क्लियरली लिखा हुआ है, the gaps between the two adjacent myelin sheath is known as a node of Ranvier। अब मैंने आपको कहा था बच्चों टाइटली अरेंजमेंट का होना जरूरी है अगर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर की तरफ बिहेव करना है। अगर लूज पैकिंग होगी तो शायद वहां पर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर का फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा। ये मैं आपको समझा देता हूं, आप ध्यान से देखिए, ये रिबन है, अगर मैं इस रिबन को एक्सॉन के चारों तरफ रैप कर रहा हूं बच्चों, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं इस बार मैंने उसको लूजली रैप किया है, और जब लूज रैपिंग होगी तो जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन से वो ब्लॉक नहीं होंगे, यानी वहां से चार्ज का फ्लो हो सकता है, तो वहां पर हम उसे माइलिन शीथ नाम नहीं देंगे। तो बस इतना याद रखें, कभी कभार न्यूरॉन के एक्सॉन के चारों तरफ एक सफेद कलर की चादर लिपट जाया करती है, एंड दैट इज नोन एज माइलिन शीथ। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ बढ़ने जा रहा हूं, दैट इज माइलिनोजेनेसिस इन पीएनएस एंड सीएनएस। ये हम पढ़ चुके हैं बच्चों। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ऑन द अदर हैंड पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम में माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करते हैं स्वान सेल। पहले मैं आपको समझाने जा रहा हूं द प्रोसेस ऑफ माइलिनोजेनेसिस इन पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। आपको इतना याद रखना है, पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम में माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कौन करेंगे बच्चों, स्वान सेल। आप डायग्राम्स ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये जो आपको येलो कलर का एक सिलेंड्रिकल पोर्शन नजर आ रहा है, ये तो क्या हो गया बच्चों, एक्सॉन। और देखिए एक्सॉन के चारों तरफ स्वान सेल कंसेंट्रिक लेयर्स की फॉर्म में टाइटली रैप होना शुरू हो गए हैं। और आप ध्यान से देख सकते हैं बच्चों, बाहर की तरफ आपको स्वान सेल का न्यूक्लियस नजर आ रहा है। अब देखिए यहां पर दो टर्म्स आने वाले हैं, एक तो है माइलिन शीथ और एक होगा न्यूरिलेमा। अगर आप ध्यान से देखेंगे स्वान सेल की अंदरूनी ये जो कंसेंट्रिक ओनली साइटोप्लाज्मिक या फिर मैं कह सकता हूं नॉन न्यूक्लिएटेड लेयर्स जो हैं इन्हें हम नाम देते हैं माइलिन शीथ। ऑन द अदर हैंड द आउटर मोस्ट न्यूक्लिएटेड एंड साइटोप्लाज्मिक लेयर ऑफ स्वान सेल जो है इसे नाम दिया जाता है बच्चों न्यूरिलेमा। आई रिपीट बच्चों, माइलिन शीथ इज द इनर कंसेंट्रिक non-nucleated cytoplasmic layer of Schwann cell. On the other hand, neurulema is the outermost nucleated cytoplasmic layer of the Schwann cell. और देखिए बच्चों, ऐसा न्यूरॉन जिस पर माइलिन शीथ होगी उसे हम नाम देंगे माइलिनेटेड न्यूरॉन। अब देखिए बच्चों, इसी को मैं आपको एक और डायग्राम समझा रहा हूं, आप ध्यान से देखेंगे। फिर से हेडिंग है माइलिनोजेनेसिस इन पीएनएस।
आपके सामने एक इलोंगेटेड एक्सॉन आपको नजर आ रहा है। मान लेते हैं एक्सॉन के चारों तरफ इधर एक स्वान सेल है और इधर एक स्वान सेल है। आप देख सकते हैं बच्चों, यहां पर स्वान सेल एक्सॉन के चारों तरफ टाइटली रैप हो रहा है, और जब टाइटली रैप होगा कंसेंट्रिक लेयर्स की फॉर्म में, तो आपको एक्सॉन के चारों तरफ यहां पर जो येलो कलर की जो कंसेंट्रिक लेयर्स नजर आ रही हैं, वो तो क्या है बच्चों, माइलिन शीथ। याद कीजिए, माइलिन शीथ इज द नॉन न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्मिक कवरिंग फॉर्म्ड बाय द स्वान सेल। लेकिन आप ऑब्जर्व कीजिए, स्वान सेल का जो न्यूक्लियस है वो आउटर मोस्ट लेयर में प्रेजेंट होगा, एंड दिस आउटर मोस्ट न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्मिक कवरिंग ऑफ द स्वान सेल विल बी रेफर्ड टू एज द न्यूरिलेमा। और आप देख सकते हैं बच्चों, द गैप बिटवीन टू एडजेसेंट माइलिन शीथ इज नोन एज नोड ऑफ रेनवियर। तो दिस इज ऑल अबाउट द माइलिनोजेनेसिस इन द पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। पर एक इंटरेस्टिंग चीज समझे बच्चों, पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम में हमने सिर्फ एक ही टाइप के न्यूरोग्लियल के बारे में बात की थी, दैट इज स्वान सेल। तो कंफर्म है, पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम के हर न्यूरॉन पर पैकिंग सब्सटेंस के लिए स्वान सेल तो होगा। अगर स्वान सेल टाइटली कंसेंट्रिक लेयर्स की फॉर्म में रैप हो जाएगा तो वहां पर माइलिन शीथ का फॉर्मेशन होगा। लेकिन अगर वो स्वान सेल कंसेंट्रिक लेयर्स की फॉर्म में टाइटली रैप ना होते हुए अगर वो लूजली रैप होगा कुछ इस तरह से, तो वहां पर हम माइलिन शीथ की बात नहीं करेंगे। पर आप देख सकते हैं, लूज रैपिंग पर भी स्वान सेल की आउटर मोस्ट न्यूक्लिएटेड लेयर तो होगी, यानी यहां पर भी न्यूरिलेमा देखने को मिलेगी। एक कंक्लूजन बताने जा रहा हूं, आप ध्यान सुने बच्चों। पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम के हर न्यूरॉन पर स्वान सेल रैपिंग करेंगे, पैकिंग सब्सटेंस के तौर पर फंक्शन परफॉर्म करेंगे। अगर स्वान सेल रैपिंग करेंगे तो आउटर मोस्ट न्यूक्लिएटेड लेयर यानी न्यूरिलेमा तो होगी। अगर वो टाइटली कंसेंट्रिक लेयर्स की फॉर्म में अरेंज होंगे तो हम माइलिन शीथ को देखेंगे। अगर वो लूजली अरेंज होंगे तो वहां पर हम माइलिन शीथ की बात नहीं करेंगे। चलिए बच्चों, नाउ मूविंग ऑन टू द माइलिनोजेनेसिस इन सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। और आपको बता चुका हूं मैं, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम में माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कौन करते हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर समझ लें बच्चों, एक स्वान सेल सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सॉन के चारों तरफ माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कर सकता है, क्योंकि एंटायर स्वान सेल एक्सॉन के चारों तरफ लिपट जाया करता है। ऑन द अदर हैंड, ए सिंगल ओलिगोडेंड्रोसाइट कैन माइलिनेट मल्टीपल एक्सॉन्स, क्योंकि यहां पर पूरा का पूरा सेल एक्सॉन के चारों तरफ रैप नहीं होता है। ओलिगोडेंड्रोसाइट के सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसेस एक्सॉन के चारों तरफ रैपिंग का काम करते हैं। और देखिए बच्चों, जब प्रोसेसेस कंसेंट्रिक लेयर्स की फॉर्म में टाइटली रैप होंगे तो माइलिन शीथ तो होगी, लेकिन यहां पर जो न्यूक्लियस है वो एक्सॉन के ऊपर लाई नहीं करेगा। यानी हम कह सकते हैं आउटर साइड पर हमें न्यूक्लिएटेड लेयर देखने को नहीं मिलेगी, यानी हम कह सकते हैं यहां पर न्यूरिलेमा नहीं होगी। और ऐसा न्यूरॉन जहां पर माइलिन शीथ है उसे हम कह सकते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन। सो दिस इज ऑल अबाउट माइलिनोजेनेसिस।